अरे भाई नमस्कार है सभी भाइयों को और बहनों को, सभी लोगों का पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे इस वीडियो में आए सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनी रत्न कंपनी है, आप ये कह लो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एविएशन के अंदर जो काम करने वाली मिनिस्ट्री है, उसके अंदर एएआई, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक रिक्रूटमेंट रिलीज हो गया भाई आप लोगों के लिए। और जो कि रिलीज हुआ ना रिक्रूटमेंट, वो जेई पोस्ट पर रिलीज हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एक पोस्ट का नाम है दोस्तों। ये आपको बताऊंगा इस पोस्ट में क्या कुछ रहेगा। सबसे पहले आप ये समझो, इंडिया देश के सभी लोगों के लिए वीडियो खास है। इंडिया देश का कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो हरियाणा का हो, मेघालय का हो, मणिपुर का हो, केरला का हो, कर्नाटका का हो, इंडिया देश में किसी भी यूनियन टेरिटरी का हो सकता है, वो किसी भी राज्य का हो सकता है, पूरे इंडिया देश में कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए वैकेंसी आ गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव। इसमें भी इनको एग्जीक्यूटिव अलग अलग पोस्ट पर चाहिए। ठीक है, जो किसको चाहिए? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया देश में एएआई है, जो कि एविएशन से जुड़े हुए काम, एयरपोर्ट्स पे जो आपके फ्लाइट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बता दूं, उसके अंदर इनका जो है एयरपोर्ट्स में मेंटेनेंस, एविएशन, कार्गो और बहुत सी चीज़ें। मैं आपको बताऊंगा ये एएआई है क्या। ठीक है, ये कंपनी आज के समय पे जो है ना एएआई, ये एक बड़े स्केल पर पहुंच चुकी है इंडिया देश में। और ये कंपनी अभी इस रिक्रूटमेंट में एक नोटिस दिया है इस कंपनी ने, और ये कंपनी कह रही है कि हमें 481 से भी ज़्यादा लोग रिक्रूट करने हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही आप सही सुन रहे हो, 481 से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेगी ये कंपनी डायरेक्ट। ठीक है, और ऐसे रिक्रूट नहीं कर रही है ये कंपनी, क्या कर रही है भाई, सैलरी भी देगी कैंडिडेट को, सिलेक्ट जो भी हो जाएगा उसको सैलरी भी देगी, डियरनेस अलाउंस देने वाली है, महंगाई भत्ता देने वाली है, एच आर ए मतलब कैंडिडेट को जो जहाँ भी वो रह रहा है इस जॉब को करने के लिए, जब इस जॉब को कर रहा होगा और जिधर भी रह रहा होगा, तो उस जगह का जो भी किराया होगा एच आर ए उसको मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस देगी। तो काफ़ी एक अच्छी बात है दोस्तों, ये ए आई द्वारा एक रिक्रूटमेंट सभी के लिए आ गया इंडिया देश में, जो कि एक रिक्रूटमेंट होगी, एक वैकेंसी होगी, एक जॉब होगी। देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट 24 से। ठीक है, अभी ये गेट 24 का एग्जाम आपको मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही गेट का कवर करके आया हूँ एक वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि भाई गेट वालों की कीज आ गई। ठीक है, तो गेट से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ मामला पूरा रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं गेट पास आउट वालों की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, गेट गेट पास आउट वाले कहीं ना कहीं यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो सारी एलिजिबिलिटी बताऊंगा। देखिए, सैलरी काफ़ी सही है। ठीक है, वैकेंसी लेना चाहो तो ले लेना इस वाली वैकेंसी को, इंडिया देश में आप कहीं से भी हो, वट एवर योर प्लेस ऑफ रेजिडेंसी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया देश के अंदर होनी चाहिए वो जगह। इस बात का ध्यान रखना, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये आपका वेबसाइट है, मैंने आपको वेबसाइट नोटिफिकेशन लिंक दे दिया है, अभी अप्लाई करने का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, वो जैसे ही एक्टिव हो जाएगा आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, आप इंडिया के लोग ही फॉर्म भर सकते हो इस पर, आउटसाइडर वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। सारी चीज़ें क्लियर करूंगा दोस्तों, नोटिफिकेशन पूरा क्लियर होगा इस वीडियो में, कौन कौन सी पोस्टें हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन होगा कैसे, इसमें लोगों का सिलेक्शन होगा कैसे, क्या प्रोसेस होगा भाई सिलेक्ट करने का, वो बताऊंगा। और सैलरी कितनी होगी, फ़ायदे क्या क्या होंगे, और कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में मिलेंगी। तो जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं, खासकर अगर इंडिया कंट्री में किसी भी जगह से, तो वीडियो में आगे तक रहें तो उनको सारी चीज़ें समझ आएंगी। चलिए, हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, आपको और ये जानना है कि जो कंपनी है एएआई, ये कंपनी किन किन सर्विसों को देती है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, और इस कंपनी से जुड़े हुए अगर आपको कोई टेंडर लेने हो, टेंडर बेसिकली आप लोगों को इस कंपनी से जुड़े हुए कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हो जो ये कंपनी के द्वारा निकाले जा रहे हो, तो आप लोग यहाँ से टेंडर्स भी भर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ जनरली, बाकी आप लोग यहाँ से सिर्फ इतना समझे, आप लोग अगर वैकेंसी लेना चाहो तो इस सर्विस वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से सर्विस ऐसे हैं जो ये कंपनी, ये जो एएआई है, वो देती है पूरे इंडिया के एयरपोर्ट्स में, जो जो आपके फ़्लाइट्स के लिए जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी सारी जानकारियाँ। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट 24। अभी आपको बता दूं, गेट जिन्होंने 24 वाला दिया है, जिसका एग्जाम अभी अभी ही खत्म हुआ है, हफ्ते भर पीछे इसका गेट एग्जाम पास हुआ है, इनका नोटिस कहीं ना कहीं अगर मैं मानूं, तो इनका नोटिस ना आने का कारण ये माना जा सकता है कि भाई
गेट का अभी एग्ज़ाम ही चल रहा था, ठीक है। अभी तो आंसर की आई है, आपका रिजल्ट आ जाएगा आधे मार्च के बीच तक आ जाएगा, 15 मार्च के करीब तक आपका गेट रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आपका गेट का 15 मार्च तक आ जाएगा। तो इसीलिए इनकी जो फॉर्म की डेट है उसका समय भी अच्छा खासा मिला है लोगों को, क्योंकि 15 मार्च तक गेट का रिजल्ट आ जाने वाला है। तो बता दूं, जिन लोगों ने भी गेट 24 दिया वो लोग वहाँ पास कर गए हैं, तो फॉर्म भर देना इसको। ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दोस्तों 3 दिन पहले आ गया था, ठीक है। आज से 3 दिन पहले इस नोटिफिकेशन को बना लिया गया था। ये सेकंड रिक्रूटमेंट कर रहा है एएआई, मतलब 24 में दूसरा रिक्रूटमेंट इनके द्वारा हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये, जो कि पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया। मतलब आप लोग जानते हो इंडिया देश में एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सभी लोग जाते हैं और वहाँ पर ही जाकर जो है एक्ट लाए जाते हैं। कोई भी नए एक्ट कोई भी नया एक्ट आएगा, कोई भी नई चीज़ होगी तो वो पार्लियामेंट में जाके वहाँ पर वहीं से जाके वो पास होती है, मतलब वहीं पर सब डिस्कशन होता है और वहाँ से अगर मंजूरी मिलती है तो उसके बाद ही वो कोई भी कंपनी है, कुछ भी चीज़ हो रही है तो वो वहाँ के एक्ट के द्वारा ही चल रही है। मतलब इंडिया देश में मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ चल रही है, खासकर अगर ये आप ये देखोगे, ये जो कंपनी है ना एएआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो ये जो है ना, ये जो काम कर पा रहे हैं ना ये लोग, ये पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट लाया, जो एक्ट था ना पार्लियामेंट में, उसके बाद ही ये लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इनको क्रिएट करना है, अपग्रेड करना है, मेंटेन करना है और मैनेज करके रखना है सिविल एविएशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बोथ अर्थ पर भी और एंड इनटू द एयर स्पेस। मतलब कि इनको जो है कंट्री के अंदर जब ये अपने जो एविएशन से जुड़े हुए काम करते हैं तो अर्थ पर भी इनको जो है संभाल के रखना है। ये सारी चीज़ें क्रिएट करना, अपग्रेड करना, मेंटेन करना, इन्हीं सारी चीज़ों को जो सिविल एविएशन से जुड़ी हुई हैं। प्लस इनको स्पेस में जब वो फ्लाइट जा रही होती है, जब वो एयर में होते हैं, हवा में जब होते हैं, तो उस समय पर भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है उनको। तो ये इनका काम है, ठीक है। इंडिया देश के लिए कंट्री लिखा है भाई सिर्फ, तो आप ये सब देख सकते हो। तो इसके लिए इनका रिक्रूटमेंट आ गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन, जो भी एलिजिबल लोगों फॉर्म भर देना इसके अंदर। और बता दूं, और यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप लोग, कोई भी अदर मोड में फॉर्म नहीं भरना है। तो मतलब जितने भी लोग एलिजिबल हो इंडिया से गेट पास आउट 24 वाले, वो फॉर्म भर देना। काफ़ी समय से डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तो गेट का रिजल्ट आने में भी समय है, ठीक है। आंसर की देखनी है तो जल्दी जाकर देख लो अपने आंसर की। तो कहीं ना कहीं वो जो लाखों लोगों ने फॉर्म भरे हैं उन्हीं को यहाँ पर फायदे मिलेंगे, जो गेट 24 में गए हैं, उसके पीछे वालों को नहीं ले रहे हैं। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन बता दूं, अगर आप लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर में जाओगे तो आप लोगों का टोटल वैकेंसी सिर्फ 3 है, जिसमें से तीनों के तीनों जनरल लोग होंगे। अगर आप लोग जेई की वैकेंसी लेने चाहते हो इंजीनियरिंग सिविल में, मगर अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट पे जाते हो जेई पोस्ट पे, तो आप लोगों की टोटल 90 वैकेंसी हैं, जिसमें से 40 लोग तो जनरल के होंगे, 6 लोग ईडब्ल्यूएस के होंगे, 2 जो है 22 जो है वो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के होंगे, 15 एससी और 7 एसटी होंगे। तो इस तरीके से आप लोग सभी यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी वाले लोग भी अपनी वैकेंसी देख लें। तो सभी लोग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली और आईटी वाले सभी अपनी वैकेंसी देख लें। सबसे ज़्यादा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी दी है, फिर इन्होंने इलेक्ट्रिकल की दी है और फिर इन्होंने सिविल की दी है। तो इस तरीके से इनका पूरा वैकेंसी, अगर इस टोटल इसका सम निकालेंगे, ठीक है, एक बार हम इसका आपके लिए सम भी निकाल देते हैं। वैसे कितना आएगा ये टोटल, यहाँ पर वैकेंसियों का इन्होंने एक्चुअल सम दिया नहीं है, तो मैं आपको एक बार वैकेंसी भी यहाँ पर बता देता हूँ कितनी होंगी, ठीक है भाई। तो 278 है और 13 अलग है और 106 अलग है, ठीक है। और इसके अलावा, हाँ तो देखिए भाई, हाँ तो ये करीब करीब 490, मैंने आपको जैसा बताया था कि 481 प्लस वैकेंसीज है, तो बिल्कुल सही है भाई। ये आपकी 490 लोग इसमें रिक्रूट होंगे, 490 लोगों को इसमें जॉब मिलेगी। लेकिन वो इंडिया से कहीं से भी हो सकते हैं, उन्होंने अगर गेट इसमें एग्जाम दे दिया है और गेट में अच्छे स्कोर ला रहे हैं, उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो फॉर्म भर देंगे। एब्रीवेशन बता दूं भाई, जहाँ पर आप यूआर देख रहे हो, मतलब वो वैकेंसी जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये वाली वैकेंसीज हैं। अगर ओबीसी वाली वैकेंसी होंगी तो ये होगी, एससी एसटी, और सभी लोग अपनी वैकेंसियों को यहाँ से रीड कर लेंगे। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर। पोस्ट आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर पर्सन, ठीक है। अगर आप डिसेबल्ड हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी डिसेबिलिटी ओ ए है, ओ एल है, डी डब्ल्यू यानी ड्वार्फिम्स और एसिड अटैक विक्टिम हो आप लोग, अगर आप ओ ए एल हो, ब्लाइंड हो, तो आप लोगों को ये सारी जो आपकी, अगर आपकी ये वाली डिसेबिलिटी है ना कहीं, ये आपकी ये वाली डिसेबिलिटी है, ये ए से लेकर ई तक कोई भी डिसेबिलिटी अगर आपकी है ये सारे में, तो आप लोग एलिजिबल हो पोस्ट कोड पहले वाले के लिए। लेकिन इतना याद रखिए कि आप लोगों का जो है सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मैनिपुलेशन विद फिंगर और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बेंडिंग है, आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो तभी आप लोग फॉर्म भरेंगे। मतलब कि अगर आपकी इनमें से कोई सी भी डिसेबिलिटी है लेकिन आप लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भर पा रहे हो, मतलब कर पा रहे हो, तो आप लोग पहला पोस्ट कोड ले सकते हो। पहला पोस्ट कोड कौन सा था हमारा, एक बार दोबारा दिखाएंगे। पहला पोस्ट कोड हमारा था जेई आर्किटेक्चर का, तो जेई आर्किटेक्चर वाला वैकेंसी आपके द्वारा लिया जा सकता है। अगर आप लोगों
को जेई इंजीनियरिंग वालों का लेना है, यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इन सिविल में, तो आपको बताना चाहता हूँ, तो आप लोगों का ये वाला जो है पूरा जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, और आपका डिसेबिलिटी इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से रहेंगी, तो ये सब एक बार देख लेंगे। मैंने आपको जैसे बोला अभी कि सिटिंग, स्टैंडिंग और ये सारे वर्ड जो बोले, ये कहाँ से बोले, देखो आप यहाँ देखो, इस नोटिस में लिखा है कि भाई कैंडिडेट बैठ सकता है, कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, कैंडिडेट पढ़ सकता है और लिख सकता है, ठीक है, कैंडिडेट बातें कर सकता है, कैंडिडेट क्लिम्बिंग कर सकता है, कैंडिडेट जो है वॉकिंग यानी चल सकता है, कैंडिडेट जो है देख सकता है और मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स के द्वारा मैनिपुलेशंस कर सकता है, प्लस वो बेंडिंग यानी कि वो झुक सकता है, अगर वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, पुलिंग पुशिंग कर सकता है, तो और लिफ्टिंग कर सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है, तो वो वैकेंसियाँ ले सकता है। अब जरूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट को इस सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करना है। मान के चलो कोई कैंडिडेट की डिसेबिलिटी है ब्लाइंड, तो वो सीइंग वाली तो चीज़ कर ही नहीं सकता ना, वो देख तो सकता ही नहीं है, तो उसके लिए तो ये वाली चीज़ तो होगी ही नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए इन्होंने पोस्ट वाइज बताया है। जैसे मान के चलो मैं एक बार दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मैं एक बार बी एल वालों को दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर सिर्फ बी लिखा है ना वो ब्लाइंड है, और जहाँ पर बी एल लिखा है उसका मतलब बोथ लेग है, ठीक है, दोनों में फ़र्क समझेंगे। हाँ, तो आप लोग इतना याद रखें, मतलब जिसकी डिसेबिलिटी ये है कि उसके दोनों ही पैर नहीं है, तो वो बी एल में आएगा, और अगर कोई नहीं देख सकता है तो ब्लाइंड में आएगा। तो इसीलिए इन्होंने फुल फॉर्म भी दिया इधर। आप ये मत सोचना कि मैंने बी एल जैसा भी ब्लाइंड बोल दिया था, तो वो मैंने ऐसी एक जनरल बोला था। आप लोग एक बार इधर देखोगे, यहाँ से समझोगे सारी चीज़ें, तो अगर आप लोग डिसेबिलिटी में ब्लाइंड हो ना, तो आप लोगों को साफ याद रखना है कि आपको वैकेंसी मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को सीइंग वालों के लिए एस ई है। तो जाहिर सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लाइंड वालों को ऐसी ऐसी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो तो मिलेगी ही नहीं। जैसे आप लोग देखते हो यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ लास्ट जो आपका पोस्ट कोड था, जैसे आप लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली वैकेंसी को ले सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग ब्लाइंड हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे आपकी डिसेबिलिटी बी मतलब ब्लाइंड है, ये आपकी डिसेबिलिटी आ गई, और आपको करना क्या है, आप लोग बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, और चल सकते हो, और बैंड बैंड मतलब झुक सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर दोगे। देखिए एस ई इन्होंने डाल दिया है, हालांकि मेरे को लगता नहीं था इनको ऐसे ही डालना चाहिए था यहाँ पे भाई। आप एक बात बताओ, सीइंग अब बी है, किसी की डिसेबिलिटी है ब्लाइंड, कोई ब्लाइंड है, तो वो कैंडिडेट कैसे देख सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर इन्होंने डाल दिया, हालांकि इन्होंने साथ में लिखा है लो विजन, किसी को कम दिख रहा है तो उसके लिए हो सकता है ये, ठीक है, मतलब कम दिखने वाले को तो सीइंग आ जाएगा कि वो देख सकता है, लेकिन ब्लाइंड वाले को ये चीज़ नहीं करनी है, लेकिन उसको ये वैकेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ आ रहा होगा ना कि भाई आपको कैसे चेक करना है अपना डिसेबिलिटी टेबल, तो उसको एक बार देख लें। थोड़ा आगे बढ़ूंगा, नोट में लिखा है कि जो वैकेंसीज हैं वो चेंज हो सकती हैं। मान के चलो इन्होंने जो वैकेंसीज दी हैं वो आपके आगे चल के 490 की जगह 520 हो जाए, 570 हो जाएगी वो 403 हो जाए, 412 हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये साफ साफ बताया गया है, कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है जिन भी वैकेंसी, अगर वो SC ST वाली वैकेंसी लेगा तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना है, जो उसका बन गया हो 1 मई 2024 से पहले बन गया होगा उसका सर्टिफिकेट। अगर इससे पहले बन गया होगा तो ही वो जमा करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई अदर बैकवर्ड क्लास में है लेकिन वो क्रीमी लेयर में नहीं आता है, तो इसका मतलब साफ साफ यही हो जाता है कि वो NCL में आता है, वो NCL के बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि उसकी वैकेंसी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब रहेगा। अब इन्होंने साफ बोला है ऑल इंडिया, मतलब पूरे इंडिया देश में कहीं से भी अगर वो OBC NCL है, या फिर पूरे इंडिया देश में कहीं से भी वो SC ST है, तो उसको रिजर्वेशंस के बेनिफिट मिलेंगे। ये तो साफ बता दिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक्स सर्विसमैन, अपने जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई बहन हैं वो इधर से अपनी बातें समझेंगे जो भी लिखी हुई हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिफिकेशन। तो नोट वाले पॉइंट मुझे उम्मीद है आप इतने तो समझदार हो कि इस चीज़ को रीड कर लोगे। आपकी क्वालिफिकेशन, आप लोग गेट पास आउट करके आ रहे हो तो आप ये सब समझ लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना चाहता हूँ कि जेई आर्किटेक्चर में लोगों को चाहिए कि भाई बैचलर डिग्री कैंडिडेट पास होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट ने जो है बैचलर डिग्री पास आउट किया हो एग्री आर्किटेक्चर के अंदर, आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर्ड हो वो आर्किटेक्चर के काउंसिल में, ठीक है। इस बात का वो ध्यान रखें, दोनों ही चीज़ें चाहिए। प्लस उसको जो है, अगर और एक चीज़ उन्होंने ये भी बोली है, एलिजिबल गेट 24 टेस्ट पेपर हो, कैंडिडेट ने जो है गेट 2024 का पेपर दिया हो, इस बात का ध्यान रखें। इसी फील्ड में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग वालों का, तो ही वो फॉर्म भरेगा। सेम अगर वो सिविल इंजीनियरिंग की जेई वैकेंसी लेने जाएगा तो बैचलर डिग्री यानी बैचलर इंजीनियरिंग पास आउट हो, इंजीनियरिंग जो कि उसकी बीटेक या BE होगी, जो कि सिविल में होगी,
प्लस उस कैंडिडेट का गेट पास आउट होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें रहेंगी। अब आपका सिंपल है, गेट कैंडिडेट ने दे दिया, रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो वो कैसे बताएगा? तो भाई इसमें फॉर्म का समय काफ़ी मिला है आप लोगों को, आपका 15 मार्च तक आपका गेट का रिजल्ट आना है, तो कहीं ना कहीं आप लोग आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वालों में आप लोग देख लो, आपकी इलेक्ट्रिकल जिस फील्ड में आप पोस्ट पे अप्लाई करते हो ना, उसी फील्ड की इंजीनियरिंग चाहिए होती है और उसी फील्ड का जो है आपका पेपर पास आउट चाहिए होता है गेट वाला। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि भाई मेरे को अगर जब सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स की जेई वैकेंसी चाहिए, तो अगर मैं जो है इंजीनियरिंग तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पास हूँ लेकिन गेट मैंने कोई दूसरे सब्जेक्ट का दिया है, तो नहीं चलेगा। ठीक है, गेट भी उसी सब्जेक्ट का हो और वो क्वालिफिकेशन भी उसी सब्जेक्ट की होगी, तभी वो कैंडिडेट उसको पे अप्लाई करेगा। तो ये आपका रहेगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो आप सभी लोग समझ लेना यहाँ पर क्वालिफिकेशन। लास्ट इसमें एक चीज़ और बता दूँ, इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर ये रखी है कि किसी कैंडिडेट ने मान लो एमसीए करा हुआ है, ठीक है, एमसीए मतलब मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा है, मतलब कर चुका है, ठीक है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन वो आईटी वाली पोस्ट ले लेगा, लेकिन उसका गेट जो है एग्ज़ाम उसने 24 वाला दिया हो, क्योंकि 24 वाला एग्ज़ाम आपको भी पता है कि अभी हो गया है। ठीक है, तो जो भी आपकी डिग्री है ना, वो आपकी डिग्री जो है वो किसी वेल्ड एक ऐसे रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई हो, मतलब दी गई हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आते हैं, मतलब जिसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनुमति दे रखी है कि भाई अपने यूनिवर्सिटी चला सकते हो, अपने यूनिवर्सिटी को आपको स्थापित कर दिया है, रिकोगनाइज्ड हो गए हो, तो वही सारे लोगों की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। प्लस ये डिग्री जितनी भी हैं आप लोगों की, वो ओपन और डिस्टेंस मोड में अगर हुई, तो वो उन्होंने कहा है, इन्होंने उसके बारे में भी कहा है कि डिग्री और डिप्लोमा जो है एज द केस में भी अगर वो एक्वायर्ड करिए उन्होंने ओपन या डिस्टेंस मोड में, तो शैल बी कंसीडर, मतलब आप लोग अगर डिस्टेंस मोड वाले भी हो तो आपको भी लिया जा सकता है यहाँ पर। तो मतलब डिस्टेंस मोड वालों के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता, डिस्टेंस मोड वालों को भी ये लोग बाद में प्रेफरेंस देके इस वैकेंसी पे ले सकते हैं। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना भाई, जो डिग्री ये सब कर रहे होते हैं लेकिन वो रोज़ नहीं जा रहे होते कॉलेज स्कूल्स में या कॉलेज में इंस्टीट्यूट में, तो उनको ले लिया जाता है, तो वो यहाँ पर ले रहे हैं, डिस्टेंस वालों को ले रहे हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स का बता दूँ, आपके बैचलर डिग्री में और इन सब में परसेंटेज कितना होना चाहिए वो मैं आपको ही बताऊँगा, तो वो आप यहाँ से सुन लेना। कैंडिडेट जो अपने फाइनल सेमेस्टर में है, ठीक है, कट ऑफ लास्ट दिन तक अगर वो अलाउड है अप्लाई करने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उसको जो है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। चलिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा ना, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट चेक कराने। अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि भाई कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि गेट के लिए एलिजिबल था, लेकिन वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, वो अपने ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा को कर रहा था, मास्टर्स को कर रहा था, लेकिन वो अपने आखिरी सेमेस्टर में था या आखिरी साल में पढ़ रहा था, अभी उसका एग्ज़ाम जो है होने वाला है या रिजल्ट आने में अभी वेट है, तो ऐसे में वो कहेगा कि मैं तो अभी फॉर्म नहीं भर सकता। भाई आप भी भर सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको इतना याद रखना है फॉर्म भरने के लिए कि आपका जब रिक्रूटमेंट हो जाए, तो उस समय पर जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएँ, तब आपको ये सब दिखाना पड़ेगा कि मैंने सही में आप पास आउट कर लिया। जब फॉर्म भर रहा था तब तो मैं आखिरी समय में था, आखिरी जो है अपने सेमेस्टर में था, लेकिन अब मैं पास आउट हूँ, तो वो सब आपको दिखाना होगा, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। अभी कुछ लोगों का मार्क्स जो होता है, मार्कशीट जो होता है, CGPA में आता है, किसी का OGPA में आता है, किसी का DGPA में आता है, CPI में आता है। ये सब ग्रेड सिस्टम होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने चला रहे हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि आपका जिस भी तरीके से आ रहा है, ठीक है, CGPA, तो आपको मार्क्स कैलकुलेट करने आने ही चाहिए, नहीं तो इनके फॉर्मूलेज होते हैं जो कि ये कन्वर्ट बताते हैं कि भाई CGPA से आप लोग एक्चुअल मार्क्स में कैसे लाओगे उस चीज़ को, ग्रेड सिस्टम को कैसे मार्क्स के हिसाब से बनाया गया है। तो वो सब आपके यूनिवर्सिटी ने भी अपने अपने फॉर्मूले बनाए हुए हैं, आप उधर से समझ सकते हो कि कितनी CGPA पे क्या क्या मार्क्स बन रहा है। बाकी इनके पॉइंटों को भी फॉलो कर लेना, ये ऐप वाला पॉइंट जरूर खास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे पास देखिए ये नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, तो हम सारे नहीं कवर कर सकते, तो इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ से देख लेना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं आगे बढ़ूंगा डायरेक्ट, आप ये सारी चीज़ें लिखोगे, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सब हो जाता है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसके अंदर नोट वाले पॉइंट तो आप लोग खुद रीड करोगे, मैं बड़े बड़े पॉइंट यहाँ पर कवर कर दे रहा हूँ। देखिए एज लिमिट सिंपल सी बात है, कैंडिडेट 27 से कम होना चाहिए, वो 1 तारीख, अभी इन्होंने 1 मई क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि 1 मई इसमें लास्ट डेट है फॉर्म की। 1 मई 2024 में जो लोग 27 से कम होंगे फॉर्म भर सकते हैं। अगर कैंडिडेट 27 का हो गया इस दिन पे, तो अगर वो SC ST होगा तो वो 32 एज तक फॉर्म भरेगा, अगर वो OBC नॉन क्रीमी लेयर होगा
तो वो 3 साल और इसमें जोड़ ले अपनी, उसके अंदर अंदर अगर वो आता है तो फॉर्म भर सकता है। ये पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है, ठीक है, पूरे इंडिया देश के हर लोगों के लिए चीज़ लागू हो रही है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि SC ST बोल दिया कि भाई पंजाब का SC ST यहाँ पर इतने में ले लेंगे, लेकिन हम अगर सेम वहीं चले जाएं दूसरे देश में, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ के SC ST को 5 साल अपर एज नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोल रहे, ऑल इंडिया बोल रहे हैं, ठीक है। डिसेबल्ड वाले 10 साल जोड़ लें इसमें अपर एज में, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। आप लोग दो ओपनिंग ऑफ डेट देखिए, 2 अप्रैल में फॉर्म चालू होगा। काफ़ी कितना पहले दे दिया इन्होंने नोटिस, आप देखो पूरा मार्च महीना इन्होंने दे दिया। इनको भी पता है कि मार्च में आपका रिजल्ट आएगा, पूरा आधा महीना मार्च का चला जाएगा आपका गेट रिजल्ट देने में। तो कहीं ना कहीं इन्होंने 2 अप्रैल समय रख दिया फॉर्म का, 2 अप्रैल से 1 मई तक का समय रखा है, तो बहुत सही समय मिल गया दोस्तों इसका। मार्च में आपका गेट रिजल्ट आएगा और अप्रैल में आपको इसको फॉर्म भरना है, ठीक है। रेम्यूनरेशन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कितना कितना जो रुपए मिलेंगे वो 40,000 से लेके 1,40,000 तक पर मंथ में मिलेंगे, ठीक है। ये पर मंथ होगा, हर महीने का होगा ये। 40,000 से लेके 1,40,000 तक का पर मंथ होगा। लेकिन इस 40,000 के अंदर अलग से आप लोगों को महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस मिल जाएगा, और हर साल 3%, मान लो किसी कैंडिडेट को 50,000 रुपये पर मंथ शुरू में मिल रहे हैं, ठीक है, तो 50,000 का उसको 3% निकालना होगा। तो वो जो भी 50,000 का 3% उसका आता है, ठीक है, जैसे 50,000 है आप लोगों का, तो 50,000 का 10% हो जाता है 5,000, ठीक है भाई। 50,000 का 10% हो जाता है आप लोगों का 5,000, और जो है 1% उसमें हो जाता है आप लोगों का 500 रुपये, ठीक है। तो 500 नहीं, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये आप लोगों के हर साल बढ़ जाएंगे, हर साल 1,500 रुपये बढ़ेंगे। मतलब अगर 50,000 सैलरी कोई ले रहा है तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम 3% सैलरी जो है हर साल बढ़ा देंगे कैंडिडेट की, प्लस उसको हम बेसिक पे तो दे रहे हैं, दे ही रहे हैं, उसके अलावा हम उसको अलग से 35% का जो है उस सैलरी का, जो पूरी सैलरी का जो 35% है उतना अलाउंस अलग से देंगे। ऐसा नहीं कह रहे कि 35% काटेंगे। देखिए भाई, समझने वाली बात है। मैं इसमें मान लेता हूँ आपको शुरू में मिलते हैं 50,000, ठीक है, 50,000 मान के चलो कैंडिडेट को मिलते हैं शुरू में, ठीक है भाई। 50,000 मिल रहे हैं, अब 50,000 का आप अगर 35% निकालो, 50,000 का आप लोग 35% निकाल लेना जो भी आपका आता है, ठीक है। मैं आपको इसमें मान लेता हूँ कि 50,000 का जो 35% आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो आपका आएगा 17,000 आ जाएगा करीब करीब, ठीक है। 17,000 मान लेता हूँ 35%, तो कहीं ना कहीं आप अगर 50,000 रुपये सैलरी पर मंथ लोगे यहाँ पर, तो 17,000 आप लोगों का अलग से अलावेंस होगा। अलावेंस में आप लोगों का घर का रेंट अलावेंस हो जाएगा, अदर बेनिफिट्स हो जाएंगे, और CPF हो जाएगा। ग्रेट्युटी मतलब होता है कि भाई किसी काम करने वाले को कुछ अलग से कुछ हम उसको जो है फ़ायदे दे रहे हैं, या तो हम पैसों के रुपए में फ़ायदे दे सकते हैं या कुछ उसको अलग से फ़ायदे दे सकते हैं, वो सब हो जाता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, मेडिकल बेनिफिट्स, और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से पूछो तो आप लोग अपनी सैलरी और अलेवेंस सारा कुछ मिलाकर अगर आप पर मंथ मुझसे पूछोगे तो आप लोगों का 50-60,000, 60,000 प्लस तो कम से कम 60,000 के करीब तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का 40,000 भी सैलरी हुआ तो 40,000 का आप लोग निकाल लोगे 35%, तो कहीं ना कहीं 50,000 से ऊपर कैंडिडेट सैलरी प्लस अदर अलेवेंस उठाएगा ही उठाएगा इस इन वैकेंसियों पर, ठीक है। नोट में आप लोगों के लिए कुछ लिखा है, उसको एक बार ध्यान रख लेना। अब ये सिलेक्शन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन इन्होंने बोला है कि हम करेंगे, आप लोगों का आपका जो भी 1 मई 2024 में जो भी एज है वो आपका लिया जाएगा, प्लस कैंडिडेट ने गेट अगर 2024 में अपीयर हुआ है, उसने दिया है, तो वो फॉर्म भरेगा इसको, उसके भी पर उसका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल फर्निश, जो भी अपने फॉर्म में दे रहा है वो सही दे सारी जानकारियाँ, और हम सारी कुछ वेरीफाई करेंगे और इसके ब्याह पर हम आपका सिलेक्शन कर लेंगे। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, यही सब बताया है, ठीक है। मतलब ये लोग कोई एग्जाम नहीं करा रहे हैं, गेट के स्कोर के बेस पर सिलेक्ट कर रहे हैं। किसी कैंडिडेट के गेट में सेम मार्क्स आ रहे हैं दूसरे कैंडिडेट के साथ, तो ऐसे में जो एज में बड़ा होगा उसको ये लोग पहले ले लेंगे, ठीक है। टाई केस ऐसे ही सॉल्व होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं इसी में, तो ये सब रहेगा। सर्विस कंडीशन इन्होंने थोड़ी सी बताई है, सर्विस कंडीशन मैं आपको बता दूं। जो सर्विस कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी, हाँ, इंडिया में कहीं भी भेज देंगे भाई। AAI जो है ना आप लोगों का, जो आप लोगों का AAI जो रिक्रूटमेंट बॉडी है, वो आप लोगों को इंडिया में कहीं पर भी, जहाँ पर भी वो अभी ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर कहीं पर भी भेज देंगे, मतलब इंडिया देश में किसी भी जगह भेज सकते हैं, ठीक है।
एक्शन अगेंस्ट, आप लोग देखिए इतना याद रखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करना है, कुछ गलत चीज़ें नहीं देनी है फॉर्म में, नहीं तो ये एक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है ये जो मिनी रत्न कंपनी आ रही है, जो ये आपकी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ रही है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है भाई, ऑनलाइन अप्लाई कर देना, रजिस्ट्रेशन कर लेना सबसे पहले वेबसाइट पर AAI पर, उसके बाद अपना फोटो अपलोड करना, साइन अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, कोई फीस चार्ज हो रहा है तो वो पे करना और उसके बाद जमा कर देना, ये सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, आपको बता दूं इंडियन नेशनल ही फॉर्म भरेंगे, सिर्फ इंडिया के लोग फॉर्म भरेंगे, इंडिया के बाहर वाला कोई फॉर्म इसमें ना भरे, क्योंकि वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, देखिए फोटो कैसे अपलोड होगी, साइन कैसे अपलोड होगा वो बताया। देखिए आप फीस की बात कर लेते हैं, जैसा मैंने बोला कि फीस कितनी ली जाएगी, तो फीस आपको याद रखेंगे 300 रुपये इसमें चार्ज होंगे, अगर आप ऑनलाइन में ही सबको फॉर्म भरना है। जो लोग SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट होंगे उनको जो है उनके लिए भी कुछ बातें कही हैं इन्होंने। जिन लोगों ने ठीक है, जितनी भी महिलाएं फॉर्म भर रही हैं, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको फीस नहीं देनी, जितने भी SC ST रिजर्व लोग हैं, जितने भी रिजर्वेशन में आ रहे हैं पूरे इंडिया में, और प्लस वो लोग जो महिलाएं हैं चाहे वो जनरल से भी होंगी तब भी उनको फीस नहीं देनी, सिर्फ अपने पुरुष मेल कैंडिडेट को फीस देनी है। उस मेल में भी ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग अनरिजर्व में आते हो, OBC में आते हो या OBC NCL भी हो तब भी आप फीस दोगे, EWS वाले तक फीस देंगे, लेकिन वैकेंसियों में OBC वालों का रिजर्वेशन रखा है, भले ही उनसे फीस ली जा रही है लेकिन रिजर्वेशन उन सबका है। आप लोगों का पेमेंट कैसे होगा, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, डेबिट कार्ड से हो सकता है, नेट बैंकिंग से हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग है, और उसके अलावा भी पेटीएम है, भारत पे, गूगल पे, या जो भी अभी के समय पर है करेंटली जितने भी जो है इंटरफेस हैं, जो जितने भी एप्लीकेशन है जो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लो, इसमें कुछ लिखे हुए हैं, नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल टू अप्लाई फॉर द, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो भाई सही सी बात है, अभी कैंडिडेट अपने फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में होगा या फिर मास्टर्स के कोर्स में होगा अगर, तो वो अपने ग्रेजुएशन या अपनी पढ़ाई को कर रहा होगा या एक्सपीरियंस ले रहा होगा, तो सिंपल सी बात है, तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ गेट 24 में कैंडिडेट अपीयर्ड हो, उसका रिजल्ट आने वाला हो या आ चुका हो, आ गया हो, तो वो फॉर्म भर देगा, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है, आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी, तो एक बार इन पॉइंटों को आपको जनरल इंस्ट्रक्शन को एक बार सभी लोग रीड करेंगे ध्यान से, तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया आप लोगों का सामने आपके स्क्रीन पर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूरा नोटिस डिस्कस करा है मैंने, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं है। आप कुछ ऐसी एक दो बातें होंगी वो आप यहाँ से समझ लेना। सिंपल सी बात यही है कि 2 अप्रैल से लेके 1 मई 24 तक फॉर्म भरना है लोगों को, 50,000 तक का सैलरी प्लस अलावेंस मिलाकर पर मंथ होगा कैंडिडेट को, हर एक कैंडिडेट को जो भी यहाँ पर सिलेक्ट होगा। ये ग्रुप बी में पोस्ट आता है इंडिया देश की जॉब्स के अंदर, ग्रुप बी में इस पोस्ट को माना जाता है। और एक चीज़ और आपको ये भी बताना चाहूँगा, इसमें कोई एग्ज़ाम होना नहीं है, सिर्फ आप गेट गेट पास आउट वाले 24 वाले, ठीक है, वही फॉर्म भरेंगे, और इसके पीछे वाले जितने भी गेट वाले लोग हैं वो फॉर्म नहीं भरेंगे इसमें, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। और यही सब था आप लोगों का, एज लिमिट मैंने डिस्कस कर दी, क्वालिफिकेशन डिस्कस कर दी है, और इंडिया में कहीं पर भी भेजा जा सकता है इस वैकेंसी पर, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यही सब था इस वीडियो में, और कोई भी आपका डाउट अभी रह जाता है, कोई भी ऐसा डाउट जो आपको लगता हो, नीचे वीडियो के सही नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ बताया जा सकता है आपके द्वारा। और इस जानकारी को विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, खासकर इंडिया के लोगों तक पहुँचा देना भाई, क्योंकि ये ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। चलिए मैं आपसे मिल रहा हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।